हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो डिस्कस किया था आज हम उसको थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं। ठीक है, तो बेटा कल हमने जो डिस्कस किया था वो सेल के बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट के बारे में, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं आज। देखिए, बैक्टीरिया बेसिकली जो होता है ये टू टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखना, एक साइंटिस्ट, एक ग्राम साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को मीन्स देखने के लिए उन्होंने एक डाई बनाई थी जिसको बोला गया ग्राम स्टेन। ठीक, जिस बैक्टीरिया में वो डाई शो हो जाती है उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड जिस बैक्टीरिया में वो डाई से कलरिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो इसको फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज, हमारी कंप्लीट हो चुकी थी कल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रह गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करते हैं आज। यू मीन्स क्या होता है, वेल डेवलप्ड। देखो यू मीन्स क्या है यहाँ पर, वेल डेवलप्ड। ठीक है, यू मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, वेल डेवलप्ड हो गया। मीन्स क्या हो गया, वेल डेवलप्ड। और कैरियो मीन्स क्या बताया था, न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। एक चीज़ और ऐड कर लेना यहाँ पर, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, बेटा ये रिमेंबर रखना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये कैरियोलॉजी होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलॉजी हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है ना, वैसे जनरली बोला जाता है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलॉजी, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो साइंटिफिक टर्म जो यूज़ करते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के लिए वो है हमारा क्या, कैरियोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस अब आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ये प्रोटिस्टास में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड फंजाई में। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो 4 टाइप जो किंगडम बचे हमारे वो था, मतलब फर्स्ट हो गया हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड है हमारा प्लांटी, थर्ड हमारा एनिमेलिया एंड फोर्थ हो गया हमारा फंजाई। अब जो एक किंगडम हमारा बचा वो था मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जो था वो रिलेटेड होता है हमारा किससे, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, तो बेटा हमारे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, उसमें फर्स्ट बोला था मोनेरा किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा किंगडम, थर्ड होता है प्लांटी, फोर्थ एनिमेलिया एंड फिफ्थ होता है हमारा फंजाई किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 किंगडम जो थे उस वो क्या होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बाकी हमारा जो मोनेराज होता है उसमें होती है हमारी प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट होते हैं, और जो कि क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से क्या होता है, बाउंड होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड इसमें ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन होती है। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मींस इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है, द सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि न्यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, इसके अलावा क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एंड द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज इन क्रोमोसोम।
जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में अरेंज होगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म। क्लियर। प्लांट सेल डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लांट सेल क्या होगी, सेल वॉल होगी उसके पास, ठीक है, प्लास्टिड भी होगा एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगी। याद रखना प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो इन्हीं पॉइंट के बेस पे किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा सेल वॉल, सेकेंड पॉइंट होता है हमारा प्लास्टिड एंड थर्ड मेन पॉइंट होता है हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर। बेसिकली ये पॉइंट जो थे ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, एनिमल सेल के साथ। क्लियर। इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट है हमारा एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिकली ये लार्ज, ये जो दिखाई दे रहा है ये है हमारी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब जब वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया हमारा पेरिफेरी के पास। ठीक है, तो बेटा प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सिचुएटेड होता है नियर पेरिफेरी। क्लियर। इसके बाद इसमें क्या आता है, सेकंड चीज़ होती है हमारी क्या, सेल वॉल। ये आपको ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली किसमें होता है, ओनली प्लांट सेल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टू पार्ट को जोड़ते हैं और सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है, सपोज करो यहाँ से कोई चीज़ एंटर कर रही है सेल के अंदर और यहाँ जाना है, तो बेसिकली इसके बीच में जो कनेक्शन बनाने का पाइप करे, कनेक्शन पाइप की तरह काम करता है, वो होता है स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें बीच बीच में क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है। इसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, लिक्विड जो इसके अंदर लिक्विड होता है या आर मतलब मीन्स राइबोसोम की अगर इंफॉर्मेशन हो, अगर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करनी हो तो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना स्मूथ इसलिए बोला गया क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये बेसिकली लिपिड एंड फैट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये किस में हेल्प करता है, लिपिड एंड फैट सिंथेसिस में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये परऑक्सीसोम। ये बेसिकली जो होते हैं ये किस में मिलते हैं, ओनली प्लांट सेल में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, प्लांट सेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल सेल। थोड़ा एनिमल सेल में देख रहा होगा कि वैक्यूल का जो साइज़ है यहाँ पर वो क्या है, काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल का साइज़ यहाँ पर क्या है, काफ़ी स्मॉल है। इसलिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो क्या है, मींस लगभग देखा जाए तो सेंटर में ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के बेस पर भी यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल सेल में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसिकली जो होता है इसका इंपॉर्टेंसी क्या है, केवल ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, और बेसिकली सेंट्रियोल ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है, एनिमल सेल में डिवीज़न जो होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, सेल डिवीज़न की वजह से ही होता है। इसके बाद ये लाइसोसोम है। ये बेसिकली एनिमल सेल में मिलते हैं। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोनों में होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल में। ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट अलग अलग जब डिस्कस करेंगे इन सभी सेल ऑर्गन्स को तब डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद अब देखो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। याद रखना सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, बाइलेयर मींस दोनों तरफ अरेंज होती है, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है इसकी, इंटरनल लेयर भी होती है एंड आउटर लेयर भी होती है। दोनों लेयर जो होती हैं इसकी बनी होती हैं लिपिड्स की। बट इसके बाद जो लेयर आती है वो आती है किसकी, फॉस्फेट लेयर। ठीक है, फॉस्फेट लेयर आती है इसमें। अब देखो अ लिपिड कंपोनेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट्स। ठीक, लेटर इट वाज फाउंड दैट प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वरीज इन डिफरेंट सेल्स, मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी सेल में क्या हो 40-60 हो सकता है, या 50-50 हो सकता है दोनों का रेशियो भी, या हो सकता है कि 30-70 भी रेशियो इसका हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी इंटीग्रल एंड और पेरिफेरल। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होगी वो बेसिकली इंटीग्रल भी हो सकती है एंड पेरिफेरल भी हो सकती है। इंटीग्रल प्रोटीन रिमेन्स बरीड इन मेम्ब्रेन। ठीक है, हो सकता है कि वो क्या हो, इंटीग्रल प्रोटीन जो होगी, वैसे तो दोनों टाइप की प्रोटीन हो सकती हैं, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन जो होगी वो क्या होगी, काफ़ी अंदर तक होगी। बट पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑफ सरफेस, जो पेरिफेरल प्रोटीन होगी वो क्या होगी, इसकी सरफेस पर क्या होगी, वो सिचुएटेड होगी। अब जैसे सपोज करो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। अब देखो बेसिकली क्या है, ये जो हमें जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, हमारा लिपिड लेयर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना ऊपर की तरफ, ये हमारा ब्लू कलर का जो हमारा ये ब्लू कलर है, ये बेसिकली क्या है, डार्क ब्लू कलर, ये बेसिकली क्या है, हमारा लिपिड लेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब जिसमें क्या है प्रोटीन बाहर निकला हुआ है वो तो क्या हमारा क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। और जो प्रोटीन काफ़ी अंदर तक है, ठीक है, जैसे ये वाला प्रोटीन है, ये प्रोटीन है काफ़ी अंदर तक है, लिपिड लेयर के काफ़ी अंदर तक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल दिया। इसको हम क्या इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन ये बाहर ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर। इसके बाद बेसिकली लिपिड की जो लेयर होती है वो क्या होती है, दोनों तरफ होती है, मींस अपर सरफेस पर भी होगी एंड लोअर सरफेस पर भी होती है, क्लियर। अब बेटा इसको समझाने के लिए, लिपिड एंड फॉस्फेट की लेयर को समझाने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल का नाम था क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेसिकली ये मॉडल जो दिया था ये टू साइंटिस्ट ने 1972 में दिया था, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन दोनों ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ lipid enables lateral movement of within the bilayer of lipid। मीन्स जो लिपिड की जो बाइलेयर होती हैं, दोनों तरफ जो लेयर होती है, उसका जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, क्वेसी फ्लूइड होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिक्विड ही होता हो, या मीन्स ये मान लीजिए इसको समझ सकते हैं कि सेमी फ्लूइड टाइप का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एक्रोस इट। बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना एक सेल से लेके दूसरी सेल्स में, ठीक है। एक मतलब सेल्स के बीच में क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए इसको ये क्या करती है, टू टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर। एक होता है हमारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होगा, द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर नॉट स्पेंड एनर्जी इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल को बिल्कुल भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है, इट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेसिकली ये जो काम, ये जो मिलता है वो मिलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये होता है क्या, ऑलवेज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो ये कंसंट्रेशन के मीन्स कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करेगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, काफ़ी तेज होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए क्या है, ये स्लो होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए क्या होती है, फास्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखना, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। और वाटर जो होता है ये बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस बेसिकली बाय डिफ्यूजन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल वर्ड यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना।